हमारा सब्जेक्ट है सॉफ्ट स्किल। सबसे पहले तो हमें जानेंगे सॉफ्ट स्किल में क्या है और इसके अंतर्गत आता क्या क्या है। सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत हम ऐसी चीज सीखते हैं जिससे हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है, जिससे हम किसी से बातचीत करना, किसी से कैसे बातचीत करना है, कैसे बातचीत की जाए, अपना बिहेवियर कैसे रखना चाहिए और किस परिस्थिति में हमें बोलना है और कहाँ जाके बोलना है, ये सारी चीजें सीखते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसके अंदर देखते हैं ये होता है माइंड स्किल। इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क कौशल बोल सकते हैं या दिमागी कौशल बोल सकते हैं। और सेकेंड होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व का विकास। माइंड स्किल क्या होता है, माइंड स्किल के अंतर्गत हम सोचते हैं माइंड स्किल के अंदर क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि यह कार्य हमारे लिए कहाँ तक सही है, कहाँ से गलत है, क्या इसे करने से हमारे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारा जीवन सही होगा या हानि होगी हमारे जीवन में, इससे कितने लाभ हैं, कितनी हानियां हैं। ये सारी चीज जो भी कार्य करें सबसे पहले हम सोचते हैं, हमारा माइंड स्किल, हमारा माइंड सोचता है, ये माइंड स्किल के अंतर्गत आएगा। इसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, व्यक्तित्व के विकास में क्या होता है, हमारा बातचीत करने का तरीका, हमें किस तरीके से बातचीत करना चाहिए। फर्स्ट हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो हिंदी बोलते हैं वार्तालाप, एक शब्द में या बातचीत करना। अब बातचीत हम कितने तरीके से करते हैं, कम्युनिकेशन 4 प्रकार के होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन होता है मौखिक वार्तालाप, मौखिक बातचीत करना। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, अगर हम आमने सामने बात करते हैं, किसी मोबाइल से बात करते हैं, तो मुंह से बात करते हैं, बोल करके बात करते हैं, वो मौखिक कम्युनिकेशन कहलाता है। और सेकंड आता है हमारा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, अमौखिक बातचीत करना। अमौखिक बातचीत करना मतलब इसमें हम किसी से भी आमने सामने होकर मुंह से बातचीत नहीं करते, बोलकर बातचीत नहीं करते, इशारों से बातचीत करते हैं। अगर किसी को समझाना है तो हम उसको बोल करके नहीं समझाएंगे, हम उसको इशारों से समझाएंगे। अगर हम किसी को कुछ इशारे होते हैं, इसका मतलब इशारा हो जाओ। किसी बड़ा मतलब होता है, हम ऐसे बोलिए, और मतलब होता है करके उंगली के इशारे करके, ये सारे इशारे होते हैं। दरवाजा बंद करो। थर्ड हमारा आता है रिलेटेड कम्युनिकेशन। रिलेटेड कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो कि हमारी भावना है, जो हमें बोलना होता है, हम किसी व्यक्ति के सामने उसको बोलकर नहीं प्रदर्शित करते हैं, इशारों से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लिख करके वहां तक पहुंचाते हैं और वो हमारी जो चीजें लिखी होती है उसको पढ़ता है, देखता है, पढ़ करके वो हमारी भावना को समझ जाता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। ये हमारे रिलेटेड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। और फिर इसका फोर्थ पार्ट होता है विजुअल कम्युनिकेशन।
करते हैं, न लिखते हैं, इसमें हम देख करके समझते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है जैसे सीनरी, कोई पिक्चर बनी हुई है, कोई पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर में एक किसान है जो खेत को ऐसे पड़ा हुआ है, एक लेडी है, औरत है जो अपने यहाँ पे मटर रखी हुई है और वो मतलब के रास्ते में जा रही है, और कोई चरवाहा है वो अपनी बकरियों में लेके रास्ते पे है। तो हम सभी को देख करके समझ सकते हैं कि वो चरवाहा चराने जा रहा है, वो औरत पानी लेकर जा रही है, और वो जो किसान अपना खेत में लगा हुआ है तो खेत जोत रहा है। ये विजुअलाइजेशन। अब इसके बाद में स्पीकिंग स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर हमें बोलना भी आना चाहिए, हमारी स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन स्पीकिंग होगी कैसे अच्छी, इसको सुनना भी जरूरी है। लेकिन स्पीकिंग अच्छी होने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जैसे कि रीडिंग विद कंसंट्रेशन। जब यहाँ पढ़ें तो हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। किसी जो वर्ड आप उसमें पढ़ रहे हैं वही वर्ड आप सीखेंगे और वही वर्ड आप बोलेंगे। जब आप किसी के सामने बोलेंगे तो वो उसको उच्चारण सही निकलना चाहिए, तो सही तब निकलेगा उसको आप सही से पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट इसी के अंतर्गत लिसनिंग का, लिसनिंग सुनना चाहिए। या तो आप ऑडियो सुन रहे हो किसी भी चीज का, या तो आप वीडियो में जो भी ऑडियो आवाज आ रही है उसको देख रहे हैं, वीडियो आवाज जो भी आ रही है उसको देख करके सुन रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। हो सकता है किसी जो वीडियो चल रहा है उसमें कोई टॉपिक होता है, हो सकता है हमारा कोई टॉपिक पर्यावरण हो, उससे रिलेटेड कुछ बोला जा रहा है, हमें उस चीज को ध्यानपूर्वक सुनना है कि बोला क्या जा रहा है। अगर पर्यावरण और वीडियो चल रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें बताई जा रही है, अगर आप कहीं पे जाएंगे तो वो चीजें सुनेंगे। हो सकता है दो चार शब्द इसको ऐसे मिल जाए जो आप उसको इस्तेमाल करके वहाँ जा करके किसी के सामने बोलना है, आपने वहाँ से लिया वहाँ जाके बोल दिया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप कुछ वर्ड वहाँ से सुने ध्यानपूर्वक, तभी आप उसको वहाँ पे जाके बोल पाएंगे। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आई कॉन्टैक्ट का। आई कॉन्टैक्ट, इसके अंतर्गत हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो उसके साथ में हमारा आई कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। यदि हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसके साथ हमें आई कॉन्टैक्ट बना के बात करना है। ऐसा नहीं कि वो हमसे हमारी तरफ देख रहा है, हमसे बोल रहा है, लेकिन हमें समूह बातचीत कर रहे हैं, ये तरीका अच्छा नहीं होता है। यदि हम किसी समूह में बातचीत करते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से आप मिला के बात नहीं करते, वहाँ पे नॉर्मली सभी को देखते हैं, सभी को नॉर्मली देख के उनसे बातचीत करते हैं। ये आई कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आता है। फोर्थ पॉइंट लेते हैं इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल को हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक कौशल या अंतर्निहित कौशल। पारस्परिक कौशल या अंतर्निहित कौशल इंटरपर्सनल स्किल ये क्या चीज होती है? ये इंटरपर्सनल स्किल होती है जो हमें स्वयं ही अपने अंदर उतारनी पड़ती है, हमें आचरण में अपने अंदर लानी पड़ती है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो बचपन में हमारे माता पिता सिखाते हैं क्या बोलना है, कैसे बोलना है, लेकिन जब हम स्कूल में चले जाते हैं तो हम शिक्षक सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से किससे बात करनी है। अगर कोई बड़ा है तो उससे कैसे
किसी समूह में तुम आगे से बोलना चाहिए, किसी मीटिंग में तुम आगे से बोलना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ तुम आगे कैसे बोलना चाहिए, ये हमारे इंटरपर्सनल स्किल के अंदर आता है। और ये इंटरपर्सनल स्किल ऐसी चीज होती है, इसका कोई डिप्लोमा नहीं मिलता है। आपने हाई स्कूल किया उसका डिप्लोमा मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 12th किया उसका मिल जाएगा, बीए किया उसका मिल जाएगा, कोई डिप्लोमा किया किसी भी चीज का उसका मिल जाएगा, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल का डिप्लोमा नहीं मिलता है। इसको ऊपर अपने आप का नहीं बताना पड़ता है, नहीं इसको जबरदस्ती आप अंदर भेज सकता है। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक ये कोई अंदर आप मिलना सकता है। अभी तक जो मैंने पढ़ा है समझ में आया कोई ऐसा पॉइंट है? इसी के अंतर्गत हम वर्किंग ग्रुप, वर्किंग डिस्कशन, माइंड स्किल, माइंड स्किल, माइंड स्किल होता है दिमागी कौशल। जो भी चीज हम करते हैं, करने से पहले तो हम सोचते हैं कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारे जीवन में कितनी लाभदायक है, यह हमारे लिए कितनी हानिकारक है, इसको करने से हम अपने जीवन में कहाँ तक विकास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये दिमागी कौशल दिमाग के अंदर ये इसी अंदर जाता है। और हम इसी के शब्द आता है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में आता है कि किसी भी चीज को कितने अच्छे से अच्छे ढंग से सोच सकते हैं। और एक होता है क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड क्या होता है? हमने आपको कोई क्वेश्चन दिया, आपने उसको कितनी जल्दी और कितना सटीक आंसर दिया, क्रिएटिव माइंड। और सोचोगे आप क्रिएटिव थिंकिंग। जो सामान्य बताया है ना समझ में आ रहा, पूछे जरा उनसे एक एक 1 by 1। तो इसके अंतर्गत हम इफेक्टिव रीडिंग सीखते हैं। इफेक्टिव रीडिंग ये होता है जो हम पढ़ते हैं उसको कितनी अच्छी तरीके से पढ़ें और कितनी अच्छी तरीके से कैसे पढ़ें। ये केवल एक दिन के पढ़ने से होता है, इसमें हमें रेगुलर कंट्रोल करना पड़ता है, कंटिन्यूटी अपने साथ रखनी पड़ती है। कैसे कि अगर हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसको मन लगा के पढ़ना चाहिए, उसमें जो शब्द आ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़े, जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। जब तक मन लगे तब तक पढ़ो और प्रतिदिन पढ़ो। एक चीज बात करते हैं, डेली रीडिंग हमें डेली पढ़ना चाहिए। अपना एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हमें 5 बजे पढ़ना है, 5 बजे को डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े और 3-4 दिन न पढ़े, ये सही नहीं। जब हम पढ़ते हैं कुछ कठिन वर्ड जाते हैं तो उन कठिन वर्डों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी कठिन वर्ड हो आप अपने नोट में नोट करके उनको लिखें और उनका रिवीजन करें, उनको आराम से मिला कर पढ़ें। तो आपको एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, जब आप उनको पढ़ेंगे
माइंड स्किल। हाउ टू improve mind skill। अच्छा हाउ टू improve mind skill, इसको कैसे बढ़ाएं? जिस प्रकार से हमारी एक सब्जेक्ट होता है मैथ, आप उसको देखेंगे, देख के बंद कर दीजिए, जब कोई समझा रहा है उसका समझ में आ जाएगा। लेकिन आप जैसे जाएंगे, हो सकता है एक दिन रहे, अगले दिन आप भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, जितना आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसको लिखेंगे, उतना ही आएगा। और माइंड स्किल एक ऐसी चीज है, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप किसी चीज पे ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन उस चीज को करेंगे, उतने बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आपको कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं, तो क्या सोचेंगे? जब कुछ सोचेंगे तो कुछ इम्प्रूव भी नहीं होगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लक्ष्य है, आपने बना के रखा है, तो आप उस डेट की तैयारी करेंगे, सोचेंगे। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और उन प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो हमारा माइंड ज़्यादा से ज़्यादा सोचता रहेगा, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी सोचने की। जब प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, आप उसको सोचेंगे ही नहीं, उसका विकास होगा। What is the difference between hard skill and soft skill? एक क्वेश्चन और है, what is the difference between soft skill and hard skill? Soft skill और हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है कि हमारे जो कम्युनिकेशन आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है, इसी के अंतर्गत हमारे इंटरपर्सनल स्किल आती है, ये सारी चीजें आती हैं। और हार्ड स्किल के अंतर्गत क्या आता है? जो भी चीज इसमें मतलब काम करना पड़ता है, मस्तिष्क काम हो गया, इसमें हमारी डिग्री मिल जाती है हार्ड स्किल के अंतर्गत। जैसे जो हम क्लास 10 करते हैं ना, ये हार्ड स्किल के अंतर्गत आएगा, इसमें हमें पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हमने क्लास 10 किया है, ग्रेजुएशन किया है, या कोई डिप्लोमा किया है। ये हार्ड स्किल में आता है। और सॉफ्ट स्किल में सारी चीजें, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, ये सारी चीजें अपने आप में करना पड़ता है। ये सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत। और भी कई सारे टॉपिक होते हैं जो हमारी बुक बनी हुई सॉफ्ट स्किल की, वर्किंग डिस्कशन, वर्किंग ग्रुप, कई सारे टॉपिक आते हैं। रिजल्ट हार्ड स्किल, रिजल्ट हार्ड स्किल, रिजल्ट जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो एक रिजल्ट ही होता है। इसी बात है, वो हार्ड स्किल होता है। वो हार्ड स्किल के अंदर कि आप लोग कहा सर्टिफिकेट जो है हार्ड स्किल आता है, तो रिजल्ट हार्ड स्किल होता है। रिजल्ट आता है जो आपने किया है, आपको जो रिजल्ट परिणाम जो मिलता है, सर्टिफिकेट जो मिलता है, वो रिजल्ट ही होता है। तो हार्ड स्किल माना जाता है। क्योंकि जो सर्टिफिकेट मिलता है वो परिणाम ही तो होता है, परिणाम को रिजल्ट बोलते हैं। तो हार्ड स्किल माना जाता है। एक ऐसा उदाहरण बताइए हार्ड स्किल का, नॉर्मल सा, जो सबके समझ में आ जाएगा। अब जो बता रहे हैं सही है, लेकिन एक मतलब जैसा ऐसा जो हम डे टू डे लाइफ में अपना ना उसको इस्तेमाल करते हो, मतलब आप करते हो, हम भी करते हैं। एक उदाहरण ऐसा छोटा सा सिंपल हार्ड स्किल का, जैसे कंप्यूटर्स में क्या हो गया या क्लास में क्या हो गया, जैसे ऐसा। क्लास में हम डेली की हम कोई प्रेजेंटी लगाते हैं, प्रेजेंटी लिख करके टोटल आज के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कितने एब्सेंट हैं, उस
उससे खाना तैयार करते हैं, लिंक लगाते हैं करते हैं, जैसे वो हम हार्ड स्किल तरह कोई वर्कशीट तैयार करते हैं कंप्यूटर में, पर्टिकुलर वो भी हार्ड स्किल तरह और इसी में सॉफ्ट स्किल क्या होता है? जब हम तैयार करते हैं उसपे वो तो हार्ड स्किल हो जाता है। जो भी किया जाता है वो हार्ड स्किल होता है। और सॉफ्ट स्किल इसी एग्जाम्पल में सॉफ्ट स्किल क्या है? सॉफ्ट स्किल में जैसे हम आपको बातचीत कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल में बहुत सारे पॉइंट आते हैं। मुझे लगता है आपकी सोच जो आपने सोचा ना कि हमें बनाना है वो सॉफ्ट स्किल, और जो आपने बना दी तो वो हार्ड स्किल। हम सोचते हैं, हमने तो वही सोचा ना जो कार्य मिला, जो हमें कार्य मिला तो हमने उसको कंप्लीट कर दिया, तो डिमांड भी ना जो कंप्लीट किया तो हार्ड वर्क हो गया। सोच तो हम कई सारी चीजें किसी कार्य को किया कैसे जाए, करने का तरीका क्या होगा, कोई प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे कंप्यूटर में तो हम उसको कैसे बनाते हैं, कितने चीज बनाते हैं, किसका कैसे यूज करें। कंप्यूटर जब हम सीखते हैं तो उसमें कई सारे शॉर्टकट होते हैं, कई तरीके होते हैं, जिसको एक लॉन्ग कट होता है, एक शॉर्टकट होता है, उसका यूज करके बनाते हैं। मतलब जो शॉर्टकट होता है सॉफ्ट स्किल का जो बताता है, जो सॉफ्ट स्किल होता है, जो शॉर्टकट होता है सब सॉफ्ट स्किल में बताता है। वो तो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। जब आप शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट चीज लिखेंगे तो आपने उसको पढ़ा हुआ है ना, तो किसके अंदर बताता है? काम किए हुए प्रैक्टिस की हुई है ना। हार्ड स्किल में बताता है कि हार्ड स्किल या सॉफ्ट स्किल? माइंड स्किल का बताता है। जैसे हम कंप्यूटर में ना, जैसे आपने बोला प्रेजेंटेशन बनाते हैं, प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं तो उसी प्रेजेंटेशन में हार्ड स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल क्या है, सेम प्रेजेंटेशन जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें हार्ड स्किल क्या, सॉफ्ट स्किल क्या है। जो सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे उस प्रेजेंटेशन को हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाएं, कितने अच्छे तरीके से बना दें प्रेजेंटेशन को, ये हमारा सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है। तो जो प्रिंट उसका निकल आता तैयार करने के बाद में कि हमने ये चीज कर लिया, वो हार्ड स्किल हो गया। टाइपिंग क्या है? क्या था? टाइपिंग टाइपिंग किस में आएगा, सॉफ्ट स्किल में या हार्ड स्किल में? टाइपिंग से प्रैक्टिस जाएगा, प्रैक्टिस नहीं टाइपिंग क्या है, मतलब टाइपिंग की अगर हम बात करेंगे ना, प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो बिना टाइपिंग के तो होगा नहीं। ये सर हार्ड स्किल की तरह जाएगा। बस एक पूछना चाहता हूँ, सही। और किसी को पूछना है विशेष? पूछिए तो। और किसी को पूछना है समर से? संदीप पूछना है कुछ? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, पूछना है तो पूछ लो, किसी को नहीं पूछना। आपने जो ट्रेनिंग पढ़ाई होगी, जो ट्रेनिंग पढ़ाई ना, तो वर्किंग ओरिएंटेड पैटर्न क्या पढ़ा है? ट्रेनिंग पढ़ाई है, लाइन है वर्किंग मेमोरियल पैटर्न सर, वर्किंग मेमोरी सेंटर ये क्वेश्चन था। ये हटा दो ना, वर्किंग इन वर्किंग मेमोरी एंड पे अटेंशन। वर्किंग मेमोरी तो क्या हमारा माइंड ही है ना, ये हमारी मेमोरी जो है इसी को मेमोरी बोलेंगे। और पे अटेंशन मतलब उस चीज में ध्यान देना, जो भी हम वर्क करेंगे उसको माइंड से सोचेंगे, ठीक है। और जब सोचेंगे, जब उसको चीज करेंगे तो उसको ध्यानपूर्वक करना, ये ध्यान देना, ध्यानपूर्वक करना मतलब उसको ध्यान से करना। तो
नहीं किया होगा, तो अच्छे तरीके से रहे तो समझ में आ सके। ठीक है, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, इस प्रोजेक्ट पे आपको कार्य करना है, तो आप सोचेंगे, मैंने आपको एक दे दिया कि प्रदूषण रहित आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिससे प्रदूषण ना हो, ठीक है, तो आप तो सोचेंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में, सोचेंगे डायरेक्ट बनाना, कुछ तो सोचेंगे जिससे प्रदूषण ना हो, कैसे बचाएं, ठीक है। ये हो गया वर्किंग मेमोरी, माइंड से काम करोगे, तो जब उस चीज को बनाओगे जो आपने सोचा है उस चीज को प्रदर्शित करेंगे, तो उसको ध्यान से बनाएंगे, ध्यान देकर के बनाएंगे, क्या गलत ना हो, हम दर्शा क्या रहे हैं बन क्या रहा है, इसी में डिफरेंस ना हो जाए, वो बेहद टेंशन है। सुन नीरज। हाँ, What is the differences between debate and discussion? डिबेट Discussion. डिबेट और डिस्कशन क्या होता है? जब हम पर्टिकुलर व्यक्ति होते हैं, मतलब कुछ संख्या में व्यक्ति इधर बांट दिए जाते हैं, कुछ संख्या में व्यक्ति इधर बांट दिए जाते हैं, तो हम बात करेंगे, डिबेट की बात करेंगे, ठीक है, डिबेट की बात करेंगे, कुछ संख्या में व्यक्ति इधर बांट दिए, कुछ संख्या में व्यक्ति इधर बांट दिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक ले लिए, अब उस टॉपिक पे एक को बोल दिया जाए कि पक्ष में बोलेगा, एक बोल दिया जाए विपक्ष में बोलेगा, तो जो पक्ष वाले होंगे उसके कितने पॉजिटिव पॉइंट होंगे, सकारात्मक कितने पॉइंट होंगे, उनके बारे में बोलेंगे, जब वो पॉइंट बोल देंगे इसके बाद में जितने भी उसके अपोजिट होंगे वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, सारे निगेटिव पॉइंट उसको बोलेंगे, वो कहेंगे इससे प्रॉफिट होता है, वो कहेंगे इससे प्रॉफिट ये नहीं होता है, ये सारी इतनी हानि होती है, ये डिबेट में चलेगा। और डिस्कशन में क्या होता है, कोई टॉपिक मिल जाता है हमको, तो उसमें हम लोग बैठ करके एक साथ मिल करके उस पॉइंट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं कि इस टॉपिक में ये हानियां हैं, ये लाभ हैं, इसको करना चाहिए, इसको अगर इस तरीके से करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, अगर उसको किसी दूसरे तरीके से करेंगे तो कितनी सारी हानि हो जाएगी, इसलिए हमें हानि वाले सारे पॉइंट छोड़ देना है, जितना लाभ हो वो सारी चीज करना है। जब डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर हम स्वयं अगर एक टॉपिक को लेके अगर अकेले डिस्कशन करते हैं तो उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे, अगर सब कुछ लोग साथ में मिलकर करते हैं तो हमको सब सोचेंगे, उनको सब सोचेगा, उनको सब सोचेगा, एक ही चीज को सब लोग अपने माइंड से कई तरीके से सोचेगा। डिबेट में विदाउट वो क्या कहते हैं, टॉपिक बात होती है, फिर टॉपिक में क्या डिबेट में जब टॉपिक में बात होती है, विदाउट टॉपिक में बात होती है। डिबेट में भी कोई मुद्दा ही हो उस बात होगा, मुद्दे किस बात कर सकते हैं, किसी मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं किसमें डिबेट में? डिबेट में मिनिमम 5 लोग, मैक्सिमम जितनी बना लो 10 5 और 10 बना लो 15 बना लो, ऐसा थोड़ा कोई बहुत सारे लोग इकट्ठे करेंगे, 10 इकट्ठे हो, डिस्कशन में मतलब मैक्सिमम डिस्कशन में एक ग्रुप बना लेंगे अपन, एक ग्रुप में जैसे 10 हो गए 15 हो गए, ये एक अपनी क्लास में हो सकता है, पूरी क्लास को एक साथ बिठा देंगे तो कैसे ज़्यादा शोर हो जाएगा, इसलिए इसमें इतने व्यक्ति होने चाहिए जिससे ये इसको पर्टिकुलर तरीके से डिस्कशन हो सके, असुविधा ना हो, असुविधा ना हो, इतने व्यक्ति। कोई नंबर डिफाइन नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, जैसे संसद भवन में डिबेट ही तो होती है, तो हमारे राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 228 210, और लोकसभा की सीटें कितनी हैं?
80 लोकसभा की सीटें नहीं, उत्तर प्रदेश में 80 है ना, लोकसभा 450 सीटें हैं। राज्यसभा में 450 सीटें हैं। कितनी हैं? विधानसभा नहीं, विधानसभा 423 है उत्तर प्रदेश में। मेरे कहने का मतलब ये है कि डिबेट और डिस्कशन में कोई नंबर डिफाइंड नहीं है, लेकिन जितने नंबर को आप इजीली मैनेज कर लो और असुविधा ना हो, बस इसका आंसर ये है। कोई फिक्स नंबर नहीं कि 10 या 5, जैसे वो कह रहे हैं ना, समझ कह रहे हैं कि 10, 5, 15, 20 चौबीस में लिखा हुआ है, 24 की नोट से बुक है जो उसमें लिखा हुआ है मिनिमम 5 तो वहाँ पे भी डिबेट ही होती है। जो राज्यसभा में जब किसी बिल को पारित किया जाता है ना, तो बिना डिबेट के नहीं पारित होता। जो पक्ष वाले होते हैं वो उस बिल के पक्ष में बात करते हैं, जो विपक्ष में रहते हैं विपक्ष में बात करते हैं। लोकसभा में कम सीटें हैं, विधानसभा में ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन वहाँ पे सब डेकोरम मेंटेन रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट और कोई लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप के अंदर क्या क्या होना चाहिए? हमारा लीडर कैसा होना चाहिए? लीडरशिप कैसे बनना है? एक लीडर के अंदर उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली बात। लीडर के अंदर बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और उसके पास कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए और उसके पास सहनशीलता भी होनी चाहिए और उसके पास मैनेजमेंट भी होना चाहिए, किस तरीके से मैनेज करना है, सभी को साथ मिलकर के काम करा पाया, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये 4 पॉइंट होते हैं। क्या व्हाट इज द spelling heart to heart, HEART, heart हार्ट टू हार्ट, ये नॉन कम्युनिकेशन नहीं, वर्बल कम्युनिकेशन है। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कैसे? मतलब हम जैसे हम किसी के दिल से बात करते हैं, चाहते हैं कि गिव रिस्पेक्ट से बात करते हैं। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम उसके दिल तक जाने का रास्ता बना सकते हैं। ये होता है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। और नॉन तरीके से नहीं कर सकते। नॉन वर्बल तरीके से मुझे पता नहीं है। इमोशन वाला होता है, इमोशनल इमोशन वाला कम्युनिकेशन। तो हम उसके दिल तक जाने का रास्ता बना सकते हैं। हार्ट पर कम्युनिकेशन कैसे होता है? तो इस मैं बता रहा हूँ ना, इसमें इज्जत से बात करके हम ना हमारा ना तो एक होना चाहिए। किसी व्यक्ति से अगर इज्जत से बात करते हैं तो उसके लिए सम्मान की बात होती है। कोई हम कोई आपका हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे थे सर इसी के बता दूसरे व्यक्ति को अपने दिल की फीलिंग शेयर करने की क्रिया को हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कहते तो जो फीलिंग शेयर करते हैं वही तो कम्युनिकेशन है। हैं। हाँ तो सर जी दिल की फीलिंग मतलब अब हो सकता है हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, उससे अपनी बात नहीं कर सकते, तो उसको देख सकते हैं, देख सकते वो भी देख रहा है, फीलिंग समझना है। फीलिंग समझ रहा है। क्या 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 बोल रहा हो तुम? शिव बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? संतोष। क्या कह रहे हो? खड़े होकर बोलो। हार्ट टू हार्ट बात अरे समर पढ़ा रहे हैं ना। हार्ट टू हार्ट बात करनी है, क्या हार्ट बात नहीं, हार्ट से बात करेंगे। हमारे एक्सप्रेशन, हमारा आई कॉन्टेक्ट, ये हमें बात करवाएंगे। आई कॉन्टेक्ट में बात करते हैं जब एक बंदा हो जाए, अनेक बंदे होते हैं तो सर एक से तो अनेक बंदे हार्ट पर बात करेंगे। अरे
अरे कहना क्या चाह रहे थे तुम, पहले वो तो बताओ आप क्या कहना चाह रहे थे। जैसे हार्ट के बारे में पूछ रहे थे, नीतीश ने बताया कि हार्ट टू हार्ट किस प्रकार से बात होती है, तो पूछ रहे थे। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? क्वेश्चन सर, क्वेश्चन हमारा भी ये क्वेश्चन क्या पूछो कि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कैसे होगा? हाँ, कैसे? इस तरह पूछो ना यार, आप लोग का क्वेश्चन ही क्लियर नहीं तो आंसर कैसे देगा अगला व्यक्ति? कैसे? हाँ ये चीज़ हार्ट कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? इसमें हम अपने एक्सप्रेशन से आई कॉन्टेक्ट, जैसे लोग कह रहे हैं हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, तो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कैसे होगा? मतलब जब 1 to 1 बात होगी, जब 1 to बहुत से संख्या में बात होगी। चलिए 1 to 1 हो पाएगा सर, हाँ मतलब हो, संशय नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलो। 1 to 1 में होगा सर, 1 to 1 में ही होगा ना, जी सर। है संतोष? 1 to 1 मतलब एक एक बैठ के ही बात होगी ऐसे कि जो है, जैसे यहाँ पे समर कर रहा है, समर सिंगल है, ठीक है, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, तो अगर समर ऐसे बात करेंगे तो हार्ट टू हार्ट होगा, या जब आप और समर कर रहे हैं तब हार्ट टू हार्ट होगा? सर जब हम समर बात करेंगे जब हार्ट टू हार्ट, सब क्योंकि जब सभी सामने करेंगे हम उसको बनाएंगे तभी तो हम ये समझ पाएंगे। अगर हम अपने पर्सनल तो आपको तो समझना नहीं, तो हार्ट टू हार्ट कहने का मतलब पर्सनल बातें हो सकती हैं, है ना? जी सर। लेकिन हम तो प्रोफेशनल में काम कर रहे हैं ना, तो हमको तो उसमें जाना ही नहीं है ना। हम प्रोफेशनल में काम कर रहे हैं तो हार्ट टू हार्ट वाला काम ही नहीं है, क्योंकि जब भी जो भी ट्रेनर है, समर है, समर तो हम इतने सारे नंबर्स है ना, समर अकेले डील कर रहा है, तो उसमें तो इसका कोई सवाल ही नहीं आता। ठीक है, और सीवी क्या है? क्या? सीवी सीवी और बायोडाटा दोनों सेम होते हैं, सीवी का फुल और सर्कुलर बेटे ये दोनों एक तरीके से इंटरव्यू होते हैं। मैं जब आपने बायोडाटा पढ़ा है, बायोडाटा में क्या होता है, सारी जानकारी दी जाती है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की, क्या क्या डिप्लोमा किया है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ से हो, किस जिले से रहते हो, सारी जानकारी दी जाती है, काफी लंबा हो जाता है। इसी प्रकार से ही होता है, उसमें भी लगभग उतनी ही जानकारी दी जाती है। और आज के ज़्यादातर सीवी का यूज होता है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर से आते हैं तो वहाँ पर सीवी देना पड़ता है। रिज्यूम शॉर्ट में लिखा जाता है, जो मेन चीज़ें होती हैं वो रिज्यूम में जाती है, और जो सारी जानकारी होती है वो बायोडाटा में जाती है। लेकिन पहले जो किया जाता था बायोडाटा, मुझे पता है पहले यूज किया जाता था, बायोडाटा यूज किया जाता है। आज भी गवर्नमेंट सेक्टर में बायोडाटा यूज किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में रिज्यूम यूज किया जाता है, लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर पे सीवी का यूज किया जाता है। बायोडाटा में क्या क्या है सर? बायोडाटा में आपका नेम हो गया, आपका नाम हो गया, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, आप कहाँ से रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो गए, आपने कितनी डिग्रियाँ की, जो भी आप इस सेक्टर में आज वहाँ तक जो आपने जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है, क्या क्या किया था, सब कुछ उसमें जाता है। सीवी और बायोडाटा में डिफरेंस होता है। बायोडाटा, एक मिनट आप ना क्वेश्चन सही करिए। बायोडाटा नाम का चीज़ कुछ होता ही नहीं, बायोडाटा शादी के लिए भेजा जाता है। ठीक है, ये तो सीवी हो गए, तो रिज्यूम होगा। रिज्यूम और रिज्यूम और लगभग सेम होता है, तो डिफरेंसेस तो होंगे लगभग। हाँ, मतलब अगर हम जो बात अभी जो टॉपिक आपका चल रहा है उसमें 2 चीज़ होती है, सीवी और रिज्यूमे, ठीक है। बायोडाटा अलग चीज़ है, बायोडाटा हम बोल देते हैं ना उसको आसान बनाने के लिए, लेकिन अगर हम एग्जैक्टली पूछे ना तो नहीं है। अगर हम सीवी से हिंदी बायोडाटा बोलते हैं, इसमें 2-3 लाइन और लिखी हुई है, उसमें लिखा है। हाँ, लेकिन डिफरेंस है दोनों में ना। आप बताइए, आप क्या करिए, सीवी और रिज्यूम में अंतर बताइए बस। सीवी और रिज्यूम में जो होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, शॉर्ट में जो एरिया होते हैं उसको रिज्यूम में लिख देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। जितनी मेन चीज़ होती है वो सारी रिज्यूम में लिख के
दे देते हैं। लेकिन जो सीवी तैयार करते हैं तो सीवी में हर एक पर्सनल चीज जितनी होती है उसमें अपनी पर्सनल डिटेल लिख कर देते हैं। जो सारी क्वालिफिकेशन है मेंटेन हो तो रहेगी, प्लस उसमें अपनी पर्सनल डिटेल लिख कर देंगे, ये सीवी में हो जाता है। तो रिज्यूम में भी तो पर्सनल डिटेल होती है ना, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, पर्सनल डिटेल तो यही है। सीवी में सर रिज्यूम में ज़्यादातर जो मेन मेन चीज होती है, पिता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, क्वालिफिकेशन हो गई, इतनी चीजें दी जाती है। Samaj, you are very close to the answer now, but your answer is not exactly. You are very close to the answer. आप बहुत नज़दीक हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है और एग्जैक्ट आपका आंसर है, बट अभी क्लोज हैं। रिज्यूम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और सीवी को हम बड़ा लिखते हैं। बड़ा वैसे उसमें सारी डिटेल दे देते हैं, मैक्सिमम चल देते हैं। और कैसे थोड़ा सा और उसमें डिटेल डिटेल इसको शॉर्ट फॉर्म में देते हैं और इसको लॉन्ग में देते हैं। लॉन्ग में जितनी भी जो भी आपने किया है, जितनी भी आपकी सारी चीजें होती हैं, मतलब डिटेल होती है, पूरी डिटेल टोटल पर्सनल भी जो भी अदर सेक्टर पे होती है वो सारी चीजें इसमें रिज्यूम में डाल सकते हैं। रिज्यूम में सारी डिटेल डालते हैं, फुल डिटेल निकालते हैं। अगर फुल डिटेल डालेंगे तो उसका चीज बन जाएगा। सीवी का मतलब नहीं, मतलब जैसे आधार कार्ड की फोटो देते हैं, हाई स्कूल की फोटो कापी देते हैं, ये तो यही तो होता है सीवी। रिज्यूम में लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में देते हैं ना, रिज्यूम में लिख देते हैं, उसमें हम देखते हैं। तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आंसर दे रहे हो? सर जी हम कंफर्म कर रहे थे ना, दिमाग में था ना। आंसर ये अभी और समझना, थोड़ा सा और अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं है ना, थोड़ा सा भी और है कुछ। शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सही है, लॉन्ग फॉर्म दोनों सही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कैसे शॉर्ट फॉर्म कैसे? इसको एक लो पेज में लिखते हैं एग्जैक्टली, और इसको इसकी भी याद। हाँ अब पेज में आप आ गए ना, अभी भी गलत है। एक बताइए कि इसमें पेज में लिखा जाता है इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं, अटैच मतलब जोड़ देते हैं, मतलब उसमें पेंसिल लगा नहीं समझ रुको, अभी आप क्वेश्चन रहो, जो आपने पेज नंबर ऑफ पेज में आया ना अब सही आ रहा है, थोड़ा सा भी और बचा है, उसको और सही करो। इसको एक पेज कितना? एक या दो पेज, 1 के 2? जी सर, यूज करते हैं। नो मैं कह रहा हूँ 1 के 2। देखिए जब सिंपल सी बात है, जब हम फ्रेशर रहेंगे तब हमारा जो सीवी बनेगा वो रिज्यूम रहेगा, ठीक है। जब हम एक्सपीरियंस हो जाएंगे, हमारे पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो हमारा सीवी हो जाएगा। रिज्यूम 1 पेज का, सीवी 1 पेज से ज़्यादा। तो आप बहुत नज़दीक थे शुरू से, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये है, 1 पेज की जो बायोडाटा जिसको आप बोलते हैं वो रहेगा, वो रिज्यूम है। क्योंकि जब हम फ्रेशर हैं ना, तो हमारे पास एजुकेशन बैकग्राउंड के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब जो हमने पढ़ा है, जो ट्रेनिंग की है वही है, तो वो 1 पेज से ज़्यादा जाएगा ही नहीं किसी हालत में। जो 1 पेज है ना, विद इन 1 पेज दैट इज रिज्यूम एंड मोर देन 1 पेज विद योर एक्सपीरियंस। हाँ एक्सपीरियंस ऐड हो, क्योंकि जब एक्सपीरियंस ऐड होता है ना, तो उस एक्सपीरियंस के अंदर आप की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं। वो की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जॉब की कम से कम 8 से 10 लाइन की होती है, तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट पेज चला जाता है। बट गुड ना, समझ क्या है? पहली बात ये है कि